हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है बच्चों। तो बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। बेटे इवोल्यूशन की क्रियाविधि अपन पढ़ रहे हैं और इवोल्यूशन की क्रियाविधि के अंदर आपने प्राकृतिक वर्ण पढ़ा और एक आपने बेटे रीड किया है, यानी जाति की उत्पत्ति या फिर जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो आइए अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटे कि यहां पर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन ने प्राकृतिक वर्ण लिया। प्राकृतिक वर्ण में आपने याद किया कि प्रकृति ही बेटे सजीव का चुनाव करती है और जो अपने आप को प्रकृति में योग्य बना लेता है वो तो जिंदा बचा रहता है और जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। दूसरा अपन ने बेटे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को लिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब यह होता है कि बेटे किसी भी जाति क्या है या जाति की अवधारणा क्या है। तो जाति के बारे में बताने वाला पहला वैज्ञानिक याद हो गया, जॉन रे। आधुनिक जो इसको मॉडिफिकेशन किया बेटे, इसकी आधुनिक परिभाषा दी वह था मेयर। और क्या है जाति? कि ऐसे सजीव जो बाह्य और आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं और जिनमें जनन संभव हो, ये बेटे एक ही जाति के होते हैं। ये तीन समूह में जातियों को अपन ने डिवाइडेड किया, पहले डिम्स, फिर रेसेज और फिर सिबलिंग। तो ये आपको याद करना है कि डिम्स क्या होते हैं कि किसी भी एरिया की पर्टिकुलर लोकल पॉपुलेशन जो आनुवांशिक रूप से समान हो और जिनके अंदर जनन क्रिया संभव हो, तो ये तो डिम्स कहलाते हैं बेटे, जैसे विभिन्न प्रदेशों के मानव। उसके बाद में रेसेज आती है जो भौगोलिक क्षेत्र में तो ये पाए जा सकते हैं, लेकिन बेटे इनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं होती है और इनके बीच में जनन संभव नहीं होता। और ये बाह्य आकारिकी में भी अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे बाघ है, तेंदुआ है और लोयन है। थोड़ा आगे बढ़े सिबलिंग आता है, तो जिनमें जनन तो संभव नहीं होता लेकिन ये बाह्य आकारिकी के आधार पर समान होते हैं। तीन तरह की धारणाएं मैंने आपको बताया बेटे, एक तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, दूसरा इवोल्यूशनरी और तीसरा था हमारे पास में टोपोलॉजिकली। तो यहां तक क्लियर। आज का बेटे हमारा टॉपिक होगा यानी पार्ट 2 होगा इसका, जिसको अपन कहेंगे जैव विकास की क्रियाविधि भाग 2। क्लियर। इसके अंदर अपन सबसे पहले लेंगे स्पीसिएशन यानी जाति उद्भव। जाति उद्भव यानी इसको कहेंगे स्पीसिएशन। स्पीसिएशन जाति उद्भव यानी जाति उत्पन्न होगी कैसे। तो यहां इसकी भी पूरी कहानी सुन लीजिएगा बच्चों कि जब भी कोई नई जाति बनती है तो यह पहले से मौजूद किसी पूर्वज जाति से बनती है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना कि किसी पूर्वज जाति से एक या एक से अधिक नई जातियों का बनना यह कहलाता है जाति उद्भव, यानी न्यू कह सकते हो जाति उत्पन्न। तो बेटे किसी पूर्वज जाति से कि कई नई जातियों का बनना यह कहलाता है जाति उद्भव। अब आप ये बताओ नई जाति बनेगी कैसे? क्योंकि जब तक अगर सदस्य एक ही जाति के हैं तो बेटे उनमें जनन संभव रहेगा और जब तक जनन संभव रहेगा वह सदस्य एक ही जाति के कहलाएंगे। तो जाति उद्भव की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक ही जाति के सदस्यों में जननीय पृथक्करण आ जाए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाए। क्योंकि जब तक एक ही जाति के सदस्यों में बेटे जनन होता रहेगा जब तक वह सदस्य एक ही जाति के कहलाएंगे। तो सबसे पहले जब एक ही जाति से अलग अलग जातियां बने तो पहली जो है कंडीशन यह रहेगी कि बेटे वहां पर क्या आ जाए, जननीय पृथक्करण आ जाए। अब यह जननीय पृथक्करण क्या होता है कि एक ही जाति के सदस्यों में किसी कारणों से, कारण अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, तो किसी कारणों से जनन क्रिया का रुक जाना। अगर एक ही जाति के सदस्य हैं और किसी कारण से उनके बीच में अगर जनन क्रिया रुक जाती है, उनके बीच में जनन क्रिया नहीं होती है, तो फिर इसे आप कहेंगे जननीय पृथक्करण। अब बेटे ये जननीय पृथक्करण ऐसे नॉर्मल तो नहीं आएगा। जैसे आप मानव ले लीजिएगा, हजारों सालों से जो है क्या कहते हैं क्रिया होती आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी देश का मानव किसी और देश के मानव के बीच में जननीय पृथक्करण आ गया हो या जनन क्रिया संभव नहीं हो। तो बेटे जब तक जनन क्रिया संभव रहेगी जब तक प्रत्येक जाति एक ही सदस्य एक ही जाति के रूप में बनी रहेगी। तो जननीय पृथक्करण बहुत आवश्यक है नई जातियों की उत्पत्ति के लिए। और ये जो जननीय पृथक्करण होता है या तो कोई बड़ा भौगोलिक बाधा आ जाए,
जिसको जियोलॉजिकल आइसोलेशन कहेंगे, या फिर शरीर में कुछ ऐसे कार्य की बदलाव आ जाए जिसके कारण सदस्य आपस में जनन करने या जनन संभव नहीं हो पाए। अब भौगोलिक पृथक्करण में बड़ा पहाड़ भी हो सकता है, बड़ा समुद्र भी हो सकता है, बड़ा रेगिस्तान भी हो सकता है। और जननीय जो बेटे दूसरा शारीरिक कार्य की बदलाव है शरीर के अंदर, तो उसमें कोई गुणसूत्रीय विकार आ सकता है, या पॉलीप्लोइडी हो सकती है, या फिर जो है सिंड्रोम हो सकता है। तो इन सब कारणों से बेटे यहां पर जननीय पृथक्करण हो सकता है। और इस जननीय पृथक्करण के आधार पर ये जो स्पीशिएशन है, जो जाति उद्भव है, इसके 4 प्रकार में बताऊंगा। एलोपेट्रिक होगा बेटे, सिंपेट्रिक होगा, फाइलेटिक होगा और क्वांटम होगा। तो आइए अपन देखते हैं कि सबसे पहले ये जाति उद्भव क्या है। तो जाति उद्भव यानी इसका पहला पॉइंट आप याद रखेंगे बेटे, किसी पूर्वज जाति से, ये ध्यान रखना बेटे, किसी पूर्वज जाति से, किसी पूर्वज जाति से एक या अधिक, किसी पूर्वज जाति से एक या अधिक नई जातियों का बनना, नई जातियों का बनना जाति उद्भव कहलाता है। जाति उद्भव, जाति उद्भव कहलाता है। तो परिभाषा एक बार अच्छी तरह से याद कर ले, जाति उद्भव कहलाता है। यानी क्या है बेटे, किसी पूर्वज जाति से, यानी यहां पर ये कोई है, ए हमारे पास में पूर्वज जाति है, अब उससे यहां पे बी जाति बन गई, या सी जाति बन गई, या फिर डी जाति बन गई। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किसी पूर्वज जाति से एक या अधिक नई जातियों का बनना यह कहलाता है जाति उद्भव। तो जाति उद्भव क्लियर हो गया बेटे, है ना। किसी पूर्वज जाति से एक या अधिक नई जातियों का बनना यह जाति उद्भव कहलाता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक एक ही जाति के सदस्यों में अगर जनन क्रिया संभव होती रहेगी, जब तक वह सदस्य नई जाति में परिवर्तित नहीं होंगे, तो जाति उद्भव के लिए क्या जरूरी है, तो यहां पर याद रखना, यानी जाति उद्भव, जाति उद्भव के लिए, जाति उद्भव के लिए जननीय पृथक्करण, ये याद रखना बेटे, जननीय पृथक्करण, यानी इसे आप कहोगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसे आप कहोगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर जाति उद्भव हो तो जाति उद्भव के लिए बच्चों याद रखना कि आवश्यक होता है जननीय पृथक्करण, जिसको आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी जननीय पृथक्करण आवश्यक होता है। और जननीय पृथक्करण क्या होता है बेटे, कि एक ही जाति के सदस्यों में, एक ही जाति, ये याद रखना बेटे, एक ही जाति के सदस्यों में किसी कारण से, कारण मैं आगे बताऊंगा, सदस्यों में किसी कारण से जनन क्रिया का रुक जाना, किसी कारण से जनन क्रिया का रुक जाना, जनन क्रिया का रुक जाना जननीय पृथक्करण, जननीय पृथक्करण कहलाता है, जननीय पृथक्करण कहलाता है। तो ये एक बार आप ध्यान से देख ले, यानी बेटे इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो इधर देख लो आप। यानी पहले जाति उद्भव क्या है, तो किसी पूर्वज जाति से, ये याद रखना बेटे, किसी पूर्वज जाति से एक या अधिक नई जातियों का बनना, तो ये कहलाता है जाति उद्भव। यानी सीधा सा याद रख ले कि कोई पूर्वज है, यहां पर कोई पूर्वज जाति है बेटे, और पूर्वज जाति से तो बेटे यहां पर बन जाएगा यानी नई जातियां,
नई जातियां। तो ये सीधा सा इसकी डेफिनेशन है कि पूर्वज जाति से नई जातियों का बनना। तो याद रखना बेटे, डेफिनेशन क्लियर होगी। लेकिन फिर मैंने आपको समझाया कि जब तक बेटे जाति के सदस्यों में जनन क्रिया होती रहेगी, जब तक वह नई जाति में विकसित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले नई जातियों की उत्पत्ति में क्या आवश्यक है कि पहले एक ही जाति के सदस्यों में जननीय पृथक्करण आ जाए, कि जिनके बीच में जनन रुक जाए। तो बेटे याद रखना कि जाति उद्भव के लिए क्या आवश्यक रहेगा? जननीय पृथक्करण की आवश्यकता होगी। और जननीय पृथक्करण क्या होगा कि एक ही जाति के सदस्यों के बीच में जनन क्रिया का रुक जाना यह कहलाता है जननीय पृथक्करण। तो क्या क्या याद हुआ कि जाति उद्भव के लिए जननीय पृथक्करण है। और जननीय पृथक्करण क्या होता है बेटे? एक ही जाति के सदस्यों में किसी कारण से, कारण मैं अभी बताऊंगा, किसी कारण से जनन क्रिया का रुक जाना यह कहलाता है जननीय पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं अपन। जननीय पृथक्करण में कौन कौन किस कारण से जो है बेटे ये रुकता है? तो यहां पर आप याद रख लीजिएगा कि जो जननीय पृथक्करण है, जननीय पृथक्करण, भौगोलिक वितरण या भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण इसको कहोगे बेटे जियोलॉजिकल आइसोलेशन, यानी जननीय पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण या शरीर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। शरीर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहां आप याद रख लें कि जननीय पृथक्करण जो है वह एक तो भौगोलिक बाधाएं, अभी मैं बताऊंगा बेटे भौगोलिक बाधा कौन कौन सी होगी। जैसे कोई नया पहाड़ आ जाए, कोई लंबा समुद्र आ जाए या बहुत बड़ा रेगिस्तान आ जाए, तो इसको कहेंगे भौगोलिक पृथक्करण, जिसके कारण एक ही जाति के सदस्य लंबे समय तक आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो बेटे उधर वाले अलग थोड़ा उसमें डिफरेंट आ जाएगा और इधर वाले में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। जब लंबे समय बाद अगर ये आपस में मिलेंगे तो फिर इनके अंदर जनन संभव नहीं होगा। तो समझना, एक तो भौगोलिक बाधा के कारण और एक शरीर में कार्यकी परिवर्तनों के कारण, यानी शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ जाए, जैसे बहुगुणिता उत्पन्न हो जाए बेटे, पॉलीप्लॉइडी या फिर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण भी एक ही जाति के सदस्यों में जननीय पृथक्करण उत्पन्न हो जाता है। तो एक बार यहां पर देख ले, ये जो जननीय पृथक्करण है ये दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। एक तो भौगोलिक यानी जियोलॉजिकल आइसोलेशन के कारण और एक शरीर में कार्यकी बदलाव के कारण। तो बच्चों याद रखना, भौगोलिक पृथक्करण कैसे उत्पन्न होगा? जब एक ही जाति के सदस्य हैं लेकिन वह किसी भौगोलिक बाधा के कारण बेटे अलग अलग हो गए, वो लंबे समय तक, कई सालों तक वो आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो फिर उनके अंदर जननीय पृथक्करण उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से शरीर में अगर कोई कार्यकी बदलाव आ जाए, जैसे बहुगुणिता आ जाए या बेटे कोई सिंड्रोम आ जाए या गुणसूत्र की संरचना में कोई बदलाव आ जाए, तो इस कारण से भी एक ही जाति के सदस्यों के अंदर जो है क्या कहते हैं जननीय पृथक्करण उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो बेटे हमारे पास में जननीय पृथक्करण है, और जननीय पृथक्करण भौगोलिक बाधा और शरीर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आइए अपन स्पेसिएशन के बारे में देखते हैं कि स्पेसिएशन कितने प्रकार का होता है। तो यहां अपन देखें, यानी टाइप ऑफ स्पेसिएशन यानी जाति उद्भव के प्रकार। तो मैंने आपसे कहा था बेटे कि जाति उद्भव को अपन चार भागों में बांटेंगे। तो मेरा पहला प्रकार होगा एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, यानी एलोपेट्रिक स्पेसिएशन को आप कह सकते हो यानी भिन्न, ये याद रखना बेटे, भिन्न देशीय जाति उद्भव। अब आप देखो
कि ये एलोपेट्रिक जाति उद्भव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो याद रखना बेटे कि भिन्न देशीय एलोपेट्रिक, तो ये जो जाति उद्भव है ये किसी भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं इसका पहला पॉइंट, किसी भौगोलिक, ये याद रखना है बेटे, किसी भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न, तो ये याद रखना बेटे, यानी ये जो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है ये किसी भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न होगा, है ना, ये याद रखना, किसी भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न होगा। और ये जो भौगोलिक पृथक्करण यहां पर आएगा, भौगोलिक पृथक्करण बड़े पहाड़, लंबा रेगिस्तान, या फिर बड़ा समुद्र के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न। तो यह भी आप याद रखना कि भौगोलिक पृथक्करण या तो कोई बेटे बड़ा पहाड़ आ जाए, या लंबा कोई रेगिस्तान आ जाए, या फिर कोई बड़ा समुद्र आ जाए। तो भौगोलिक पृथक्करण किसके कारण होगा बेटे, या तो कोई बड़ा पहाड़ आ जाए, या लंबा रेगिस्तान आ जाए, या फिर कोई बड़ा समुद्र आ जाए, उन कारणों के कारण यहां पर उत्पन्न होगा भौगोलिक पृथक्करण। और इसमें आपको याद रखना है कि भौगोलिक पृथक्करण के कारण, ये याद रखना बेटे, भौगोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न जातियां, भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न जातियां एलोपेट्रिक जातियां कहलाती है, एलोपेट्रिक जातियां कहलाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि भौगोलिक पृथक्करण के कारण जो जातियां बेटे उत्पन्न होगी वह एलोपेट्रिक जातियां कहलाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, एलोपेट्रिक जातियां कहलाती है। तो याद रखो कि अपन जाति उद्भव का पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं वह है एलोपेट्रिक जाति उद्भव। तो बेटे एलोपेट्रिक जो जाति उद्भव है ये भौगोलिक पृथक्करण के कारण उत्पन्न होता है। और ये जो भौगोलिक पृथक्करण है ये बड़ा रेगिस्तान या कोई भौगोलिक बाधा आ जाए, यानी भौगोलिक पृथक्करण क्या है, एक भौगोलिक बाधा है बेटे, जिसमें बड़ा रेगिस्तान हो सकता है, बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा पहाड़ हो सकता है। तो इन भौगोलिक बाधाओं के कारण जब एक जाति के सदस्य बेटे अलग अलग हो जाते हैं और लंबे समय तक जब ये आपस में नहीं मिल पाते हैं तो फिर क्या होगा, जब ये लंबे समय बाद में जब मिलेंगे तो फिर इनमें जनन संभव नहीं होगा। तो भौगोलिक बाधा के कारण जो जननीय पृथक्करण उत्पन्न होता है और इस भौगोलिक बाधा से जो जातियां उत्पन्न होगी वह जातियां कहलाती है एलोपेट्रिक जातियां। और इन एलोपेट्रिक जातियों के अंदर एग्जाम्पल पहला तो याद रखना बेटे, इसके अंदर आपको याद रखना है डार्विन के फिंचे, एक जाति तो आपको याद रखनी है यानी डार्विन के फिंचे, ये तो नंबर 1। दूसरी जाति बेटे आपको याद रखनी है, तो दूसरी जाति यहां पर है यानी फेफड़ा मछलियां, फेफड़ा मछलियां बेटे, फेफड़ा मछलियों के नाम सुने हो आपने, तो प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन और नियोसेरेटेडस। ये मछलियां कोई तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, एक अमेरिकन लंग फिश है और एक जो है क्या कहते हैं अफ्रीकन लंग फिश है। ये फेफड़ा मछलियां पहले एक ही महाद्वीप में पाई जाती थी, लेकिन बेटे इन्होंने इतनी भौगोलिक दूरी तय कर ली कि ये लंबे समय तक आपस में नहीं मिल पाए, तो फिर ये वहां पर अलग अलग जाति के रूप में विकसित हो गई। तो ये आपको याद रखना है। और एक इसमें तीसरा उदाहरण जो आपको याद रखना है यह है मार्सुपियल, यानी मार्सुपियल जंतु। तीसरा उदाहरण इसमें याद रखना, तो ये उदाहरण है बेटे मार्सुपियल जंतु। तो यहां आप देख लें कि ये तो था हमारे पास में एलोपेट्रिक, और एलोपेट्रिक जातियां
के उदाहरण है डार्विन के फिंचे, मार्सुपियल जंतु और फेफड़ा मछलियां। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, फेफड़ा मछलियां। तो ये पहला जाति उद्भव था जिसका नाम है स्पीशिएशन, यानी एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। यहां तक क्लियर। अब अपन दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो दूसरे नंबर का जो जाति उद्भव रहेगा हमारे पास में, वह रहेगा नंबर 2, और इस नंबर 2 का नाम है सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन यानी इसे आप कह सकते हो एक दिशीय या एक देशीय जाति उद्भव। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर का है बेटे सिम्पेट्रिक जाति उद्भव। अब ये जो सिम्पेट्रिक है ये क्या है? तो इसका पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शरीर में कार्य की बदलाव के कारण अगर जननीय पृथक्करण होता है तो उसे सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन कहेंगे। तो यहां पर आप याद रख लें, शरीर में कार्य की परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला जाति उद्भव। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, यानी शरीर में कार्य की परिवर्तन, ये वर्ड याद रखना बेटे, शरीर में कार्य की परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला जाति उद्भव। और ये जो कार्य की परिवर्तन है, शरीर में कार्य की परिवर्तन, ये कार्य की परिवर्तन कैसे उत्पन्न होंगे ये भी अपन देख लेते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले कार्य की परिवर्तन, तो शरीर में कार्य की परिवर्तन, फंक्शनल चेंजेज, कार्य की परिवर्तन, पॉलीप्लॉइडी, ये याद रखना बेटे, पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी या क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय विसंगतियां बेटे, इन्हें आप कहोगे क्रोमोसोमल एब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपको याद रखना है कि शरीर में कार्य की परिवर्तन जब होंगे तो बेटे ये किसके कारण उत्पन्न होंगे? तो या तो ये बहुगुणिता के कारण उत्पन्न होंगे या फिर गुणसूत्रीय विसंगतियों के कारण ये उत्पन्न होंगे। तो इन कारणों से शरीर में जो है कार्य की बदलाव आता है, और ये बदलाव जब पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि ये सदस्य नई जाति के रूप में विकसित हो जाते हैं। और अब आपको तीसरे पॉइंट पर याद रखना है कि शरीर में कार्य की बदलाव के कारण, या आप तो लिखो, हाँ, तो शरीर में कार्य की बदलाव के कारण, ये याद रखना बेटे, शरीर में कार्य की बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली जातियां के कारण, ये याद रखना बेटे, शरीर में कार्य की बदलाव के कारण उत्पन्न जातियां सिम्पेट्रिक जातियां कहलाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सिम्पेट्रिक जातियां। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एलोपेट्रिक जाति क्या है और सिम्पेट्रिक जाति क्या है। तो यहां आप देख लें बेटे कि ये जो सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन है ये किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो ये शरीर में कार्य की बदलाव के कारण उत्पन्न हुआ। और शरीर में कार्य की बदलाव किसके कारण आया? तो बेटे याद रखना, या तो पॉलीप्लॉइडी के कारण आएगा या फिर गुणसूत्रीय असंगतियों के कारण यह बदलाव आएगा। और इन कार्य की बदलाव के कारण जो नई जातियां बनेगी, ये जातियां कहलाती है
ये सिंपैट्रिक जातियां, तो वर्ड याद करना बेटे, ये जातियां कहलाती है सिंपैट्रिक जातियां, और ये जातियां अधिकतर जंतुओं में नहीं पाई जाती बेटे, ये जातियां मुख्यतः पादपों में पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं, यानी गेहूं की विभिन्न प्रजातियां, गेहूं की विभिन्न प्रजातियां, गेहूं की विभिन्न प्रजातियां। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें। तो ये था हमारे पास में, यानी शरीर में कार्यकी बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली जातियां। तो बेटे ये था हमारे पास में सिंपैट्रिक स्पीशिएशन। आइए अपन दूसरे उस पर चलते हैं। हाँ बच्चों, तो तीसरे नंबर का अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तीसरे प्रकार का जो होगा ये होगा बेटे फाइलेटिक स्पीशिएशन, यानी थर्ड स्पीशिएशन है, और ये है हमारे पास में फाइलेटिक स्पीशिएशन। फाइलेटिक स्पीशिएशन। अब ये फाइलेटिक स्पीशिएशन क्या होता है कि अगर किसी पूर्वज जाति से बहुत ही लंबे समय बाद में अगर कोई नई जाति बनती है तो उसे कहा जाता है बेटे फाइलेटिक, यानी जाति वृत्तीय जो है जाति उद्भव। तो यहाँ याद रखना, यानी किसी पूर्वज जाति से याद रखना बच्चों, किसी पूर्वज जाति से लंबे समय बाद, ये वर्ड याद करना, यानी लंबे समय बाद नई जाति का विकास होना, नई जाति का विकास होना। तो बेटे ये याद रखना, ये फाइलेटिक स्पीशिएशन कहलाएगा कि किसी पूर्वज जाति से लंबे समय बाद, यानी बहुत लंबे समय बाद। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यानी इसका एग्जाम्पल है घोड़े का विकास। इसका एग्जाम्पल है बेटे, यानी घोड़े का विकास, जो कि ये चलता है इम्पी के रूप में, इम्पी। अब ये इम्पी तो याद होगा बेटे कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इयोहिप्पस चलेगा, यानी इयोहिप्पस से विकसित होगा, यानी मीजोहिप्पस से विकसित होगा बेटे मेरीचिप्पस से विकसित होगा प्लियोहिप्पस, और प्लियोहिप्पस से बेटे यहां पर ये रहेगा यानी इक्वस। तो इस तरह से घोड़े को यहां से यहां तक आने में लगभग बेटे करोड़ों सालों का समय लग गया। तो किसी एक पूर्वज जाति से लंबे समय बाद में अगर नई जातियां बनती है तो बेटे ये कहलाता है फाइलेटिक स्पीशिएशन। एक और स्पीशिएशन आपको यहां पर याद रखना है, तो वह स्पीशिएशन है क्वांटम स्पीशिएशन, यानी चौथे नंबर का बेटे स्पीशिएशन आपको याद रखना है, यह है क्वांटम स्पीशिएशन। अब ये क्वांटम स्पीशिएशन क्या होता है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि बेटे क्वांटम स्पीशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी पूर्वज जाति में अचानक, ध्यान रखना बेटे, किसी पूर्वज जाति में अचानक उत्परिवर्तन के कारण, अचानक उत्परिवर्तन के कारण नई जाति का विकास। तो ये आप ध्यान रख लें कि अगर किसी पूर्वज जाति में अचानक बेटे कोई उत्परिवर्तन, ये थोड़ा ध्यान रखना, अचानक कोई बेटे उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, अचानक उत्परिवर्तन जिसको आप कहोगे म्यूटेशन। तो अचानक उत्परिवर्तन है ना, उत्परिवर्तन यानी जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, इस कारण से अगर कोई नई जाति बनती है तो बेटे इसको कहेंगे क्वांटम स्पीशिएशन। तो बच्चों याद रखना, नेट में काम आएगा ये टॉपिक। तो एक बार फिर मैं बताता हूं,
पहले अपन ने स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को पढ़ा और दूसरे नंबर पर अपन आ गए जाति उद्भव। तो ये जाति उद्भव क्या है, यानी जातियों का उत्पन्न होना, ये जाति उद्भव कहलाता है। बेटे जाति उद्भव के लिए क्या जरूरी है, तो याद है ना, जननीय पृथक्करण यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी है। और ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है कि एक ही जाति के सदस्य में किसी कारण से बच्चों अगर जनन क्रिया रुक जाती है तो इसे जननीय पृथक्करण कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में ये जो जननीय पृथक्करण है ये आएगा कैसे, किस कारण से जननीय पृथक्करण आएगा, तो ये बेटे भौगोलिक बाधा के कारण आएगा या फिर शरीर में कोई कार्य की बदलाव के कारण आएगा। और इस आधार पर यह जो जाति उद्भव है ये निम्न प्रकार का होता है। तो पहला आपने क्या पढ़ा, यानी एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। तो एलोपेट्रिक होता क्या है बच्चों कि अगर भौगोलिक पृथक्करण के कारण, याद रखना वर्ड, भौगोलिक पृथक्करण के कारण अगर नई जातियां बनती है तो उसे एलोपेट्रिक स्पीसिएशन कहेंगे। और इसके दौरान बनने वाली जो नई जातियां हैं ये एलोपेट्रिक जातियां कहलाती है। और इसमें डार्विन के फिंचे आते हैं, इसके अंदर मार्सुपियल जंतु आते हैं, इसके अंदर बेटे जो है क्या कहते हैं, फेफड़ा मछलियां आती है। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो जाति उद्भव था वो बेटे एक देशीय यानी सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन है, जिसके दौरान क्या होता है बेटे कि अगर शरीर में कोई कार्य की बदलाव आ जाता है, शरीर में कोई बेटे फंक्शनल चेंजेज आ जाते हैं, तो उन फंक्शनल चेंजेज की वजह से जो जातियां बनेगी उसे अपन कहेंगे यानी एक या सिम्पेट्रिक जाति उद्भव। और सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन से जो जातियां बनेगी तो बेटे वह जातियां कहलाती है सिम्पेट्रिक जातियां। अब ये आपको याद करना है ऐसे कौन से शारीरिक बदलाव आ जाए कि शरीर के अंदर जो है जनन क्रिया संभव ना हो पाए। तो याद रखना बेटे कि या तो उसमें पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाए, जैसे गेहूं की प्रजातियां याद है ना, यानी पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी। तो बेटे ये जो सिम्पेट्रिक जातियां हैं ये अधिकतर पादपों में ही मिलती है और ये गुणसूत्रीय असंगतियां या फिर जो है बहुगुणिता के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद में बेटे तीसरे नंबर का जो है वह है हमारे पास में यानी फाइलेटिक स्पीसिएशन। तो ये तो इसे याद कर लेना कि अगर किसी पूर्वज जाति से लंबे समय के बाद में, करोड़ों सालों के बाद में बेटे नई जाति बनती है तो इसे फाइलेटिक स्पीसिएशन कहते हैं, जैसे घोड़े का विकास। एक होता है बेटे क्वांटम स्पीसिएशन। तो क्वांटम स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी पूर्वज जाति में बेटे अचानक कोई बदलाव आ जाता है, अचानक उसके शरीर में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो पहले वाली जाति से थोड़ा अलग दिखाई देने लगती है, यानी नई जाति के अंदर विकसित हो जाती है। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे, क्वांटम स्पीसिएशन। तो ये तो स्पीसिएशन टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं बेटे, और ये टॉपिक होगा हमारा हार्डी-विनबर्ग रूल। यानी यहां पर मैकेनिज्म के सेकंड पार्ट में आपको याद रखना है हार्डी-विनबर्ग रूल। हार्डी-विनबर्ग रूल यानी हार्डी-विनबर्ग का नियम क्या है, यह भी थोड़ा ध्यान से समझना है कि हार्डी-विनबर्ग क्या है। और ये बेटे वैज्ञानिक है हार्डी और विनबर्ग। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर किसी बड़ी जनसंख्या के जीन पूल की जीन आवर्ती नियत है, कब नियत होती है, जब उस जनसंख्या में यानी एक तो प्राकृतिक वर्ण नहीं पाए जाए, उस जनसंख्या में उत्परिवर्तन नहीं पाया जाए, या उस जनसंख्या में कोई माइग्रेशन भी ना हो। क्योंकि बेटे उत्परिवर्तन, ध्यान से समझना, उत्परिवर्तन, स्थानांतरण और प्राकृतिक वर्ण, इन तीनों कारणों से जीन की आवर्ती में बदलाव आएगा। और जब जीन की आवर्ती में बदलाव आएगा तो फिर बड़ी संख्या में जीन की आवर्ती नियत नहीं रहेगी। तो हार्डी-विनबर्ग क्या कहता है कि बड़ी जनसंख्या के जीन पूल की आवर्ती नियत रहती है यदि कब नियत रहेगी बेटे, जब प्राकृतिक वर्ण, जब उत्परिवर्तन और स्थानांतरण ये कंप्लीटली एब्सेंट हो। क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं, जीन पूल की आवर्ती में बदलाव करते हैं। जब ये तीनों अगर वहां पर अनुपस्थित होंगे तो फिर बड़ी जनसंख्या की जो जीन पूल की आवर्ती है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो देखो आप इसको, यानी इसमें पहला पॉइंट
किसी बड़ी जनसंख्या, किसी बड़ी जनसंख्या के जीन पूल, अभी समझाऊंगा बेटे, किसी बड़ी जनसंख्या के जीन पूल की जीन आवर्ती, जीन पूल की जीन आवर्ती नियत रहती है। ये ध्यान रखना, जीन आवर्ती नियत, ये ध्यान रखना बेटे, इस पर फोकस करना है। जीन आवर्ती नियत रहती है, ध्यान रखना, नियत रहती है यदि, अब याद रखना बेटे क्यों नियत रहती है, यदि उसमें उत्परिवर्तन कोमा माइग्रेशन यानी स्थानांतरण कोमा नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण अनुपस्थित हो। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि किसी बड़ी जनसंख्या के जीन पूल की जीन आवर्ती नियत रहती है यदि उसमें उत्परिवर्तन, उसमें स्थानांतरण और उसमें प्राकृतिक वरण अनुपस्थित हो। क्योंकि ये याद रखना बेटे, क्योंकि इनके कारण जीन की आवर्ती में बदलाव आता है, क्योंकि इनके कारण जीन की आवर्ती में बदलाव आता है, जीन की आवर्ती में बदलाव आता है। ये याद रखना बेटे, क्योंकि इसके कारण जीन की आवर्ती में बदलाव आता है, जीन की आवर्ती में बदलाव आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी किसी बड़ी जनसंख्या के जीन पूल की आवर्ती नियत रहती है यदि उसमें होने वाले उत्परिवर्तन, स्थानांतरण या फिर प्राकृतिक वरण अनुपस्थित हो। क्यों? क्योंकि बेटे उत्परिवर्तन के कारण, स्थानांतरण के कारण और प्राकृतिक वरण के कारण जीन पूल की आवर्ती में बदलाव आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या कहता है हार्डी विनबर्ग रूल। तो बेटे हार्डी विनबर्ग रूल आपको यह बता रहा है कि किसी बड़ी जनसंख्या में यदि जीन पूल की जीन आवर्ती नियत है तो फिर उसमें होने वाला माइग्रेशन, उसमें होने वाला म्यूटेशन, उसमें होने वाला नेचुरल सिलेक्शन अनुपस्थित होगा। क्योंकि म्यूटेशन के कारण, क्योंकि जो है बेटे नेचुरल सिलेक्शन के कारण, क्योंकि माइग्रेशन के कारण किसी भी जनसंख्या के जीन पूल की आवर्ती में बदलाव आता है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में आप लिखिएगा हार्डी विनबर्ग रूल को प्रभावित करने वाले कारक। हार्डी विनबर्ग नियम को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कारक अपन यहां लेंगे बेटे। तो पहला कारक तो यहां पर मैं लूंगा, वो होगा मेरा जीन फ्लो, है ना, जीन फ्लो। तो ये जीन फ्लो क्या होगा। दूसरा कारक अपन लेंगे बेटे यहां पर, ये होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगी। तीसरा कारण होगा मेरा यहां पर, तो ये होगा बेटे यहां पर नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण। और चौथा कारण होगा तो ये होगा जीन रिकॉम्बिनेशन, तो ये याद कर लें बेटे। पहला प्रभावित करने वाला कारक जीन फ्लो होगा, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, तीसरा कारक नेचुरल सिलेक्शन होगा और चौथा कारक होगा यानी जीन रिकॉम्बिनेशन। तो आइए अपन पहले कारक से शुरू करते हैं बेटे। यानी पहला कारक जो होगा हमारे पास में, ये होगा जीन फ्लो। यानी पहला कारक जो इसका होगा ये होगा बेटे जीन फ्लो। तो ये जीन फ्लो होता क्या है, यानी जीन फ्लो क्या होता है बेटे। तो किसी भी जनसंख्या में जीन का जुड़ना या जीन का हटना, ये कहलाता है जीन फ्लो। तो यहां पर याद रखना, किसी जनसंख्या में नई जीन का जुड़ना या हटना, किसी जनसंख्या में
नई जीन का जुड़ना या हटना, ये याद रखना बेटा। अब इसके लिए जैसे मान लेते हैं एमिग्रेशन आता है, एमिग्रेशन, तो एमिग्रेशन का माने यानी जनसंख्या में नई जातियों का जुड़ना, तो ये ध्यान रखना बेटे। जनसंख्या में जीन आवर्ती में वृद्धि, जनसंख्या में जीन आवर्ती में वृद्धि, तो बेटे ये जीन आवर्ती में वृद्धि कब होगी, जब वहां पर सॉरी एमिग्रेशन है ना बेटे, तो एमिग्रेशन का मतलब तो ये होगा कि जनसंख्या की, या तो यहां रखना जनसंख्या की जीन आवर्ती में कमी आएगी, है ना, जनसंख्या की, ध्यान रखना जनसंख्या की जीन आवर्ती में कमी, क्योंकि बेटे इमिग्रेशन का माने होगा कि इस जनसंख्या से सदस्य बाहर निकलेंगे, और जब जनसंख्या से सदस्य बाहर जाएंगे तो इसकी जीन आवर्ती में जो है वह कमी आएगी। इसी तरह से इसका दूसरा है इमिग्रेशन, 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 तो इमिग्रेशन में क्या होगा, यानी बेटे ध्यान रखना जनसंख्या की जीन आवर्ती, जनसंख्या की जीन आवर्ती में वृद्धि, जनसंख्या की जीन आवर्ती में वृद्धि, तो याद रखना ये था हमारे पास में यानी जेनेटिक फ्लो। तो जेनेटिक फ्लो का माने कि जो है या जीन फ्लो का माने कि किसी जनसंख्या में बेटे जीन का आना या उस जनसंख्या से जीन का जाना, तो ये आना जो होगा वो तो इमिग्रेशन कहलाता है, और जो जाना होगा वह एमिग्रेशन कहलाता है, क्योंकि जनसंख्या में बेटे नए सदस्य अगर आएंगे तो वहां जीन पूल की जीन आवर्ती में वृद्धि होगी, और जनसंख्या से अगर सदस्य जाएंगे तो उस जनसंख्या के जीन पूल की जीन आवर्ती में कमी होगी। तो ये तो आपको याद रखना है, ये था जीन फ्लो। दूसरा यहां पर ध्यान रखना बेटे, तो दूसरे नंबर का आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये याद रखना कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती क्या है, तो बेटे इसको भी आप ध्यान से समझिएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती क्या है। तो एक तो याद रखना ये छोटी जनसंख्या के लिए प्रभावी है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये कहती है कि किसी भी छोटी जनसंख्या के जीन पूल की आवर्ती परिवर्तनशील होती है। ये ध्यान रख, कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि छोटी जनसंख्या में सदस्य निकल जाएगा तो भी जो है बेटे जीन आवर्ती में बदलाव आ जाएगा, छोटी जनसंख्या में अगर कोई सदस्य आकर जुड़ेगा तो भी जीन की जीन आवर्ती में बदलाव आएगा। तो ये याद रखना किसी छोटी जनसंख्या में, किसी छोटी जनसंख्या में, किसी छोटी जनसंख्या में जीन पूल की जीन आवर्ती, जीन पूल की जीन आवर्ती, जीन पूल की जीन आवर्ती परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख लें, किसी छोटी जनसंख्या में जीन पूल की जीन आवर्ती परिवर्तनशील होती है, यदि इसमें जो है, यानी यहां ध्यान रखना बेटे, क्योंकि छोटी जनसंख्या जो है इसमें अगर कोई सदस्य माइग्रेट करता है तो भी परिवर्तन हो सकता है, कोई सदस्य इसमें अगर आता है तो भी परिवर्तन होता है। तो छोटी जनसंख्या की जीन पूल की जीन आवर्ती में होने वाला परिवर्तन यह कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे आइएगा बेटे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद में इसका अगला प्रभावित करने वाला कारक है, और यह कारक है हमारे पास में, यानी तीसरे नंबर का जो कारक है, तीसरे नंबर का जो कारक है यह है बेटे उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन, यानी इसे आप कहेंगे म्यूटेशन, म्यूटेशन। तो बेटे उत्परिवर्तन तो आपने सुन ही रखा होगा, परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन होता क्या है, तो सभी को याद है बच्चों कि उत्परिवर्तन क्या होता है कि किसी भी सजीव में अचानक कोई बदलाव आता है तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो किसी सजीव में, किसी सजीव में अचानक उत्पन्न होने वाला बदलाव, किसी सजीव में अचानक
उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। तो बेटे ये तो सीधी सी डेफिनेशन याद रखना कि उत्परिवर्तन क्या है कि किसी सजीव में अगर अचानक कोई बदलाव आता है तो बेटे ये उत्परिवर्तन कहलाते हैं और ऐसा असतत विभिन्नताओं के कारण होता है। अब बेटे उत्परिवर्तन जीन भी वाले भी होते हैं और गुणसूत्री वाले भी होते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है वह है जीन रिकॉम्बिनेशन, यानी जिसको आप कहोगे जीन विनिमय, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय या बेटे इसे आप कह सकते हो जीन क्रॉसिंग और भी कह सकते हो या जीन रिकॉम्बिनेशन भी आप इसे कह सकते हो। तो ये जीन विनिमय क्या है या क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो याद रखना कि माता पिता के जो समजात गुणसूत्र होते हैं, तो माता पिता के समजात गुणसूत्रों में होने वाला जीनों का विनिमय, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यानी माता पिता के होमोलोगस क्रोमोसोम में, होमोलोगस गुणसूत्रों में, होमोलोगस गुणसूत्रों में होने वाला जीनों का आदान प्रदान, होमोलोगस गुणसूत्रों में होने वाला जीनों का आदान प्रदान, होने वाला जीनों का आदान प्रदान। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक्सचेंज ऑफ जीन मतलब ये होगा कि बेटे माता पिता के जो गुणसूत्र होंगे, यानी इस तरह से जैसे ये तो माता का गुणसूत्र है और मान लेते हैं ये पिता का, तो इसका खंड इसमें आएगा, इसका खंड इसमें जाएगा, इसका खंड इसमें आएगा, इसका खंड इसमें जाएगा। तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं, तो ये समजात गुणसूत्र के खंडों की जो अदला बदली होती है, उस अदला बदली के साथ में बेटे जीनों की भी अदला बदली होती है। तो माता पिता के जो समजात गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों में जीनों का जो एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज को भी कहते हैं बेटे यानी जीन विनिमय। और जीन विनिमय के कारण भी बेटे जीन पूल की आवृत्ति में बदलाव आता है। एक और अगर आप याद रख लें तो फिर ये वाला जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन। 5वें नंबर का जो है ये प्रभावित करने वाला कारक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जिसको आप कहेंगे यानी प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण। तो आपको सबको पता है बेटे, यानी प्रकृति में वह जंतु अपने आप को योग्य बनाए रखता है या वह जंतु जिंदा रहता है जो अपने आप को प्रकृति के योग्य बना लेता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं योग्य सजीव ही प्रकृति में जिंदा बने रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो सजीव अपने आप को प्रकृति के रहने योग्य बना लेगा तो बेटे वह सजीव जो है वह जिंदा बचा रहेगा, और जो सजीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाएगा वह स्वतः ही धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो बेटे हार्डी विनबर्ग रूल यही कहना चाह रहा है कि यहां पर जीनों की आवृत्ति में कैसे बदलाव आएगा या किस तरह से नियत रहेगी। तो जीनों की जीन पूल की आवृत्ति किन किन पर प्रभावित होती है, तो पहले तो याद कर लेना बेटे जीन फ्लो, नंबर 2 जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 3 म्यूटेशन, नंबर 4 याद कर लेना बेटे जीन विनिमय, और नंबर 5 आप याद कर लेना प्राकृतिक वर्ण। तो ये तो हमारे पास में यानी हार्डी विनबर्ग रूल को प्रभावित करने वाले कारक थे। और अब अपन यहां पर देखते हैं बेटे हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। यानी यहां पर आप देखिएगा अगला जो हमारे पास में आता है हार्डी विनबर्ग समीकरण। हार्डी विनबर्ग समीकरण। तो हार्डी विनबर्ग में यहां रखना, तो अपन पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण यहां लेंगे बेटे समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 क्या है, तो इधर देखो ये समीकरण नंबर 1 है, यानी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस यहां पर है हमारे पास में q स्क्वायर बराबर 1। यहां तक क्लियर। तो यहां आप देखिएगा कि यहां पर p स्क्वायर बराबर तो है यानी समयुग्मनजी
समयुग्मनजी प्रभावी जीन की आवर्ती, प्रभावी जीन की आवर्ती। ध्यान रखना क्या है पी स्क्वायर, समयुग्मनजी प्रभावी जीन की आवर्ती। यहां पर बेटे 2pq बराबर है यानी विषम युग्मनजी प्रभावी जीन की आवर्ती, प्रभावी जीन की आवर्ती, प्रभावी जीन की आवर्ती। तो ये तो है हमारे पास में यानी 2 और क्यू स्क्वायर बेटे यहां पर है, क्यू स्क्वायर बराबर है यानी समयुग्मनजी अप्रभावी जीन की आवर्ती, अप्रभावी जीन की आवर्ती। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, ये पहली समीकरण है बच्चों जो आपको याद रखनी है हार्डी विनबर्ग रूल की, यानी क्या है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का माने है होमोलोगस डोमिनेंट जीन की जीन फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा 2pq का माने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीन की जीन फ्रीक्वेंसी यानी विषम युग्मनजी प्रभावी जीन की आवर्ती, और क्यू स्क्वायर है सम युग्मनजी अप्रभावी जीन की आवर्ती। यहां पर इसका बेटे अगला लेंगे समीकरण संख्या 2। तो इसकी समीकरण संख्या 2, तो ये बेटे समीकरण है यानी P प्लस क्यू बराबर 1, ये आपको याद रखना है, ये इसकी है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में क्या है P प्लस क्यू बराबर 1, तो यहां P बराबर है, P बराबर याद रखना बेटे यानी जो है प्रभावी जीन की आवर्ती, प्रभावी जीन की आवर्ती, प्रभावी जीन की आवर्ती, और यहां पर Q बराबर है अप्रभावी जीन की आवर्ती, अप्रभावी जीन की आवर्ती। तो ये दो समीकरण आपको याद रखनी है जो है हार्डी विनबर्ग रूल की इक्वेशन। पहली इक्वेशन है बेटे P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और दूसरी समीकरण है P प्लस क्यू जो है क्या कहते हैं बराबर 1। तो यहां P तो है प्रभावी जीन की आवर्ती और Q है यहां पर अप्रभावी जीन की आवर्ती। तो अब इस पर एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन यहां पर अपन देख लेते हैं। ये हमारे पास में है प्रभावी जीन की आवर्ती, क्लियर। तो ये था बेटे हमारे पास में हार्डी विनबर्ग रूल। तो हार्डी विनबर्ग रूल और इसकी दो समीकरण आप याद रखेंगे। पहली समीकरण जो है P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर 1 है, और दूसरी समीकरण P प्लस क्यू बराबर 1 है। तो यहां P बराबर है प्रभावी जीन की आवर्ती और Q बराबर है अप्रभावी जीन की आवर्ती। तो ये नियम था बेटे हमारे पास में हार्डी विनबर्ग रूल। तो ये था बेटे हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन को बेटे अपन ने 4 टॉपिकों में पूरा किया। सबसे पहला प्राकृतिक वर्ण, दूसरे नंबर का जो है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तीसरे नंबर का है जाति उद्भव, और चौथे नंबर का है हार्डी विनबर्ग रूल। तो बेटे आज यही टॉपिक यहां तक ही अपन पढ़ेंगे, और इसी के साथ में बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, सुरक्षित रहो, अच्छा पढ़ो बेटे, और साथ में समझ के पढ़ो, क्योंकि पढ़ना और समझ के पढ़ने में बहुत अंतर है ना। समझ के पढ़ोगे तो बेटे सक्सेस रहोगे, केवल पढ़ोगे तो रट्टा मारोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा समझ के पढ़ें और जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।